नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज दिसंबर 26, इस दिन इंडियन रुपी अपने सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है 85.25 पर यूएस डॉलर। पर सवाल ये है, ये हुआ क्यों और इसका असर किसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एनालिसिस को अपन अक्टूबर 2024 से शुरू करते हैं। इस पूरे गिरावट के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजह है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों। इंडिया एक नेट इंपोर्टर है। अक्टूबर में जो डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का, ये बढ़ने लगा। तो 1 अक्टूबर को हमें जो क्रूड ऑयल पे जो हम अमाउंट पे करते हैं वो $95 पर बैरल, ये बढ़ने की वजह से जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट था वो बढ़ने लगा। 15 अक्टूबर को आरबीआई ने $3 बिलियन का जो अपना फॉरेन करेंसी उसको सेल ऑफ किया ताकि हमारा इंडियन रुपी 83.5 पे स्टेबलाइज हो जाए। बट इसका लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा। 28 अक्टूबर को एफपीआई ने अक्टूबर महीने में लगभग $1.2 बिलियन का सेल ऑफ था वो किया, जिसकी वजह से यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड है वो 4.8% से बढ़ गया। और इसकी वजह से हमारा जो रुपी था वो कंटिन्यू प्रेशर फेस करता रहा बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल आउटफ्लो। 31 अक्टूबर तक जाते जाते जो हमारा ट्रेड का डिफिसिट था वो लगभग $27.1 बिलियन तक पहुंच गया और हमारा नेट ऑयल का इंपोर्ट 35% तक पहुंच गया और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 5% से डिक्लाइन हो गया। अब बात करते नवंबर में फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई ताकि जो एफपीआई है वो यूएस की तरफ अट्रैक्ट हो और यूएस डॉलर्स स्ट्रेंथन हो सके, जिसकी वजह से एमर्जिंग जितने भी मार्केट्स थे उसमें से करेंसी विड्रॉ करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारा जो रुपये वो भी कमज़ोर पड़ा। 10 नवंबर को आरबीआई फिर से $2 बिलियन का फॉरेक्स मार्केट सेल ऑफ करता है ताकि रुपी 84.2 पे स्टेबलाइज हो चुके, बट फिर भी उसके बाद हमारा रुपी कमज़ोर पड़ता जाता है। 20 नवंबर को हमारा इन्फ्लेशन 6.8% तक राइज हो जाता है क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर है, हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा। 30 नवंबर को इन द मंथ ऑफ नवंबर एफपीआई ने टोटल $1.6 बिलियन का अमाउंट जो है वो इंडियन मार्केट से विड्रॉ करा, जिसकी वजह से हमारा रुपी नवंबर के एंड में आते आते हमारा रुपी 84.8 रुपीज़ तक पहुंच चुका था। आरबीआई ने फिर से इंटरवीन किया ताकि वो हमारे रुपी को इस लेवल पे स्टेबलाइज कर सके। दिसंबर के स्टार्टिंग में जो हमारा नेट एफपीआई आउटफ्लो था वो $532 मिलियन पहुंच चुका था। दिसंबर 15 तक जो हमारे ऑयल बैरल के प्राइस थे वो $98 तक पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ता रहा और हमारे रुपीस पे प्रेशर पड़ता रहा। 20 दिसंबर को हमारे रुपी ने 85 रुपीज़ का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करा और वो 85 रुपी पर डॉलर के नीचे ट्रेड करना शुरू किया। आज 26 दिसंबर को रुपी ने 85.25 का लो बनाया है और हमारा इन्फ्लेशन अभी एकदम पीक पे है जो कि 7.1%। अब ये जो है काफ़ी सारे इकोनॉमिक और मार्केट कंसर्न्स को ट्रिगर कर रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो नेट इम्पोर्टर है, जिसकी वजह से अगर रुपी ऐसे ही गिरता रहा तो इन्फ्लेशन और बढ़ता रहेगा और चीज़ों के जो प्राइस है वो फर्दर बढ़ते ही रहेंगे। इन शॉर्ट कंक्लूड करें तो अक्टूबर महीने में हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस बढ़ना शुरू हुआ। हमारा जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस $95 पर बैरल तक पहुंच गया। नवंबर में हमारा एक्सपोर्ट्स फर्दर डिक्लाइन हुआ और इंपोर्ट्स बढ़ने लगा और यूएस की कुछ ऐसी पॉलिसी आई जिसकी वजह से जो एफपीआईज थे उनके लिए स्ट्रेटेजिकली यूएस करेंसी एक बेटर ऑप्शन बन गया, जिसकी वजह से उन्होंने सारे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। नवंबर के एंड होते होते हमें नेट एफपीआई आउटफ्लो देखने को मिला। हमारा रुपी 85 साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर गया और करंटली अभी क्रूड ऑयल का प्राइस $98 पर बैरल चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन 7.1% तक पहुंच चुका है। अब आरबीआई के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस है। आरबीआई 2 बार इंटरवीन कर चुका है, उसने काफ़ी फॉरेक्स सेल ऑफ किया है ताकि हमारा रुपी एक कंसोलिडेट करके बेस बना सके या स्ट्रांग हो सके, बट रुपी लगातार गिरता रहा। अभी हमारे आरबीआई के पास लिमिटेड ऑप्शंस है क्योंकि उनका भी फॉरेक्स रिजर्व
$550 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब ज़्यादा इंटरवीन करेंगे तो आरबीआई के रिजर्व्स कम होते जाएंगे, पर इन सब का असर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला असर आएगा महंगाई पे। इंपोर्ट करने वाले गुड्स जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, ये और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अब जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारे जो डेली कंजम्पशन के गुड्स है उन सब का प्राइस बढ़ने लगेगा। इसका असर बैंक्स पर कैसे पड़ेगा? इसका असर बैंक के एसेट क्वालिटी पर पड़ेगा। जो कंपनीज बैंक से लोन ले रखा है और वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, उन कंपनी पे जो डेट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनके डिफ़ॉल्ट होने की रिस्क बढ़ जाएगी। मिडिल क्लास के लिए फ्यूल, कुकिंग गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर इम्पोर्टेड गुड्स, सब की प्राइसेस बढ़ जाएगी। प्लस फॉरेन ट्रेवल, स्टडीज़, इन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ग्लोबली। जो हमारे एफपीआई क्लाइंट्स है, अगर हमारा रुपये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा तो उनको जो इंडियन मार्केट से प्रॉफिट होगा वो भी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में गिरता जाएगा, और जो हमें लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल फंड्स जो आते हैं वो कम हो जाएंगे या फिर रुक भी सकते हैं अगर हमारा रुपी वापस से बाउंस बैक करके स्ट्रांग नहीं होता है तो। अब नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे, जो इस स्टोरी को जो हमने डिस्कस करा उसको अच्छे से समझने में मदद करेंगे। अभी करंटली हमारा जो रुपये है वो 85.25 पर डॉलर ट्रेड कर रहा है। हमारा ट्रेड डिफिसिट 37.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 550 बिलियन डॉलर है। इन्फ्लेशन रेट एज ऑफ दिसंबर 7.1% पे जा चुका है। क्रूड ऑयल जो हमारा अभी इंपोर्ट का जो प्राइस है वो $98 पर बैरल है। दिसंबर में हमारा एफआई आउटफ्लो 532.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, और अभी हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस वो 3.5% ऑफ जीडीपी है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 इन Q3। तो सवाल ये है कि आगे क्या? शॉर्ट टर्म में भारत को स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी की ज़रूरत है जो इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में ला सके और रुपये को स्टेबलाइज कर सके। लॉन्ग टर्म में हमें इंपोर्ट को बढ़ाना है और एक्सपोर्ट को डिक्रीज करना है टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? आपको जो डेटा स्क्रीन पे प्रेजेंट करा वो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।